Assalamu alaikum. Pakistan National Assembly. Pakistan, Bharat Bhakti. बरसों पहले आज ही के दिन पाकिस्तान बना था। वो दिन कैसा था, वो खुशी कैसी थी, उस खुशी के पीछे कितनी कुर्बानियां थी, और इतनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हवा में सांस लेने की राहत कैसी थी। वो जैसी कैफियत थी, शायद उसे आज समझाया नहीं जा सकता। आज जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ जिन्हें पाकिस्तान से गिले हैं, शिकवे हैं, जिन्हें आज़ादी प्लेट में सजी सजाई मिली है, तो मेरा दिल करता है मैं उन्हें बताऊं कि ये मुल्क कैसे लिया गया है। ये मुल्क ऐसे ही नहीं बन गया। इस वतन की मट्टी हमारे बड़ों ने अपने खून से गूंदी है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि पाकिस्तान उसी रोज वजूद में आ गया था जिस रोज पहला शख्स यहाँ मुसलमान हुआ था। जाहिर है जब बर्रे सगीर में पहले शख्स ने कलमा पढ़ा तो यहाँ एक तहजीब, सकाफत और दीन की बुनियाद पुख्ता हो गई। कलमा गो अफराद का नाम, आदाब और रहन सहन बदल गया। पहले शख्स के कलमा पढ़ने से हिंदू और मुस्लिम में जो नजरियाती लकीर कायम हुई, दर हकीकत वही फर्क बाद में मुतालबा पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की वजह बना। हिंदू मुस्लिम मुआशरे में मुतासिब रवैये ही थे जिनकी वजह से बर्रे सगीर में 1000 साल तक मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे, मगर दरिया के दो किनारों की तरह कभी मिल ना पाए। तारीख के हर दौर में हिंदू और मुस्लिम का फर्क नुमाया रहा। हिंदू मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले, हिंदू हलवाई और मुस्लिम हलवाई, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी की तकसीम इतनी मजबूत थी कि अकबर के दीन इलाही से नेशनलिस्ट कांग्रेसी उलमा तक कोई इसे खत्म न कर सका। 1857 की जंग आजादी के बाद मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे। मुसलमान बगावत के जुर्म में एक तरफ अंग्रेजों के ज़ेरे अताब आए तो दूसरी तरफ हिंदुओं की चालों का शिकार हुए। मुसलमानों के हुकूक सल्ब होना शुरू हुए। ये मेरा ख्याल से एक हमारा अपना ख्याल है कि हिंदू और मुसलमानों में तासुब था। ये तासुब कोई इब्तदा से नहीं था। ये इख्तलाफात जो पैदा हुए हैं ये बरतानवी दौर के अंदर पैदा हुए हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए, जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल के तहत हिंदू और मुस्लिम फ़र्क को पैदा किया। हिंदुओं का तासुब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो था बर्रे सगीर में, उसके मेजर यानी बड़े असबाब तो यही थे कि जिस वक्त अंग्रेज़ ने वहाँ पे हुकूमत की है तो उन्होंने ये समझा कि अब हमारा मौका है कि मुसलमान जो हैं इन्होंने 1000 साल हुकूमत हम पर की हुई है, तो इसलिए हम इन पर सवार हो जाएंगे और अंग्रेज़ की मदद से हम बिल आखिर अंग्रेज़ को निकालने के काबिल हो जाएंगे, और मुसलमान जो हम पर हुकूमत करते रहे हम उनको भी अपनी ज़ेर कर लेंगे। मुसलमान अशराफियत जो है वो मुतासिर हुई, यानी वो मुसलमान जो कि ज़मींदार थे, ताल्लुक़दार थे, या मुग़ल दौर के अंदर जिनका ताल्लुक़ यानी आला ओहदों से था, जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था, वो फिर इस जंग के बाद मुतासिर हुए हैं। जंग आज़ादी जो है ये उस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर होती है जिस वक्त मुसलमानों की वो तहरीक जो है मुजाहिदीन की वो फेल हो जाती है। उस पर अंग्रेज़ ने जो मज़ालिम मुसलमान पर किए वो अपनी मिसाल आप हैं। उस वक्त आप अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ें जो अंग्रेज़ों ने लिखी हुई हैं, उसमें कहते थे, एक ने तो लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ जज जो था वो बैठा होता था, जिस वक्त उसके सामने को केस आता था, अगर वो बंदा दाढ़ी वाला हो तो बगैर आर्गूमेंट सुने वो उसको फांसी की सज़ा दे देता था। फांसी की सज़ा नहीं तो तोप के सामने बांध के तो उड़ाते थे। ये जो हिंदू मुस्लिम मसला है ना, ये एक सियासी मसला बना है उस वक्त जबकि वोट की ताकत जो है उससे ये बर्रे सगीर आशना हुआ। 1857 में कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने जल्द ही अपने मकासद से हटकर हिंदुओं के मुफादात के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों में यह एहसास पैदा हुआ कि उनकी अलहदा सियासी जमात होनी चाहिए।
31 सितंबर 1906 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के अख्तिताम पर बर्रे सगीर के कायदीन का इजलास नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका की रिहाइशगाह पर हुआ। इस इजलास में मुस्लिम लीग के क़याम का फैसला हुआ। 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के 21वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर बर्रे सगीर के शिमाल मगरिब में जुदागाना मुस्लिम रियासत का तसव्वुर पेश कर दिया। चौधरी रहमत अली ने इसी तसव्वुर को 1933 में पाकिस्तान का नाम दिया, मगर 1936 और 1937 में जो पहले आम इंतखाबात हुए उनमें मुस्लिम लीग को बुरी तरह से हजीमत उठाना पड़ी और मुस्लिम लीग के इस दावे को शदीद नुकसान पहुंचा कि वो बर्रे सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इस वजह से मुस्लिम लीग की क़यादत और कारकुनों के हौसले टूट गए। ये वजह जो थी ये थी कि अब तक मुस्लिम लीग जो है, जिसको कहते हैं ना, मास पार्टी नहीं थी। मुस्लिम लीग यानी 1906 के अंदर ढाका में बनी और उसके बाद ये अलीगढ़ चली गई थी, और जब तक अलीगढ़ के अंदर ये रही वहाँ पर उन्होंने किसी किस्म की मेंबर साजी नहीं की। तो हम बटे हुए थे, हम इकट्ठे नहीं थे। मुस्लिम लीग को अब देखिए, वहाँ पर उस जमाने में कायदे आज़म को काफिर आज़म कहने वाले भी थे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी शिकस्त का बायस हमारे अपने साथ डिवीजन था। कांग्रेस ने जो पहली बार इक़्तिदार के नशे में कुछ ज्यादा ही सरशार थी, ऐसे इक़दामात किए जिनसे मुसलमानों के दिलों में खदशात और खतरात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मसलन कांग्रेस ने हिंदी को कौमी जबान करार दे दिया, गाँवकशी पर पाबंदी आयद कर दी और कांग्रेस के तिरंगे को कौमी परचम की हैसियत दी। इस सूरत में मुस्लिम लीग की क़यादत में एहसास पैदा हुआ कि मुस्लिम लीग इक़्तिदार से इस बिना पर महरूम कर दी गई है कि वो अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कहती है। फिर वो दिन भी आया जब हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मुसलमान एक ही आवाज पर लब्बैक कहते हुए इसी जगह पर इकट्ठे हुए जो अब मीनारे पाकिस्तान कहलाता है। वो दिन था 23 मार्च 1940 का। उस दिन लोगों में एक अलग ही जोश और वलवला था, एक जुनून था जो उन लोगों के लहू में सरायत कर रहा था। उनकी आंखें नम थीं, उनका अपने साथ खड़े लोगों के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब एक ही एहसास दिल में समोए हुए थे, और वो एहसास था एक अलग मुमलिकत का, आजादी की हवा में सांस लेने का, गुलामी की जिंदगी से निजात पाने का। उन सब के दिल मुत्तहिद थे और उनकी जबान एक ही नारा लगा रही थी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। उन लोगों की कोई सरजमीन नहीं थी जहां वो अपने अकीदे और अपने मजहब के मुताबिक आजादी से जिंदगी बसर कर सकें, और ऐसी सरजमीन के हुसूल की लगन ने उन्हें यकजा कर दिया था। ये कौम एक ही कायद की सरबराही में परवान चढ़ रही थी, और वो कायद भी ऐसा था कि जो कहता उसे मनवाना भी जानता। एक पख्ता लावा था जो फटना चाहता था। ये दिन, ये वक्त जिसे तमाम दुनिया ने एक ख्वाब से ताबीर में ढलते देखा। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के हुसूल के लिए करारदाद पेश की गई, और जिसे सब ने मुत्तफिका फैसले से कबूल कर लिया। तो जिन्ना की अपनी जो गाइडेंस थी वो इस नूह की थी कि मुसलमान ने खुद महसूस किया कि हम अक्सरियत मुसलमानों की, मैं नहीं कहता सारे के सारे, लेकिन अक्सरियत जो थी मुसलमानों की, उन्होंने महसूस किया कि हम मार खा रहे हैं। 4 जुलाई 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया। 18 जुलाई को इस बिल को शाही तस्दीक हासिल हो गई और 19 जुलाई को ये बिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। इस तरह दिल्ली की उबूरी हुकूमत को भारत और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया। ये 2 मुमलिकतों का कानूनी जन्म था। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो एक अजीब पुरसरार सा दिन था।
السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. طلوع صبح آزادی. پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ہر طرف خوشیاں تھیں. قرارداد پاس ہونے کے صرف 7 سال کے اندر ہمارے قائد نے ہمارے لیے علیحدہ ملک حاصل کر لیا تھا. اب ہم پاکستان جائیں گے. ہر کوئی خوش تھا. دنیا میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے تبدیلی. گزرتا وقت دنیا کو کبھی خوبصورت تبدیلیوں سے ہمکنار کرتا ہے تو کبھی تباہی اور بربادی سے دوچار. 1947 میں بھی دنیا میں ایسی ہی ایک تبدیلی کی لہر اٹھی. تاریخ نے ایک عجب تماشا دیکھا جب محض 7 سال کی جدوجہد کے بعد دنیا کی تاریخ کا پہلا نظریاتی ملک پاکستان وجود میں آیا. یہ ملک حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں. اپنے آبائی گھر بار چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک انجانے دیس کی جانب ہجرت کرنے لگے. آگ اور خون کے سمندر سے گزرتے اپنے لہو سے آزادی کی شمع روشن رکھے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا کہ وہ 100 سالہ غلامی کا طوق اتار چکے اب وہ چاند اور ستارے سے روشن سبز ہلالی پرچم تلے آزادی اور مساوات کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے. کون جانتا تھا کہ یہ ایک جگہ سے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ جانا کتنا مشکل ہے. یہ کتنی ظالم شے ہے. بارڈر کے دونوں طرف لاشیں ہی لاشیں تھے. ٹرینوں کی ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی پہنچی. میں نے وہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ دن آج بھی میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
تقسیم ہند کے وقت پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ مسلم اکثریت والے صوبے پاکستان میں شامل کیے جائیں گے اور پورا پنجاب باشمول دلی پاکستان کا حصہ بنے گا، مگر یہ علاقہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مسلمانوں کے لیے نفرت اور تعصب کی نظر ہو گیا۔ ہندو اور سکھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا گورنر جنرل ماننے کے لیے تیار تھے، سو اس نے زیادہ سے زیادہ علاقہ ہندوستان میں شامل کر لیا۔ پنجاب کی تقسیم پر سکھ سخت مشتعل ہوئے اور انہوں نے خون کی ایسی ہولی کھیلی کہ جس کی نظیر انسانی تاریخ میں بھی نہیں ملی۔ فسادات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ساری نقل مکانی ہوئی ہے اور آبادیوں کا ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور فسادات کیوں ہوئے ہیں یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ اگلے ہی سال قائد اعظم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود لوگ ہم پر ہنستے تھے، اتنے کم وسائل کے ساتھ کیسے اس ملک کو چلاؤ گے؟ قسمہ پرسی کی حالت میں آنکھ کھولنے والی نوزائیدہ ریاست کے بارے میں مخالفین کی یہ پیشگوئی تھی کہ یہ لولا لنگڑا ملک چند برسوں سے زیادہ دنیا کے نقشے پر قائم نہیں رہ پائے گا، لیکن یہ ان کی بڑی خام خیالی ثابت ہوئی۔ آج پاکستان وسائل سے مالا مال اور 4 موسموں کا حامل، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور ایک صنعتی اور زرعی ملک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ پاکستانی کھیل، سائنس اور تعلیم کے میدان میں متعدد بار اپنا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن پاکستان کی ترقی کا گراف مختلف ادوار میں اونچ نیچ کا شکار رہا اور اس میں کبھی تسلسل برقرار نہیں رہ سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ملک میں قیادت کا فقدان رہا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جلد رحلت، لیاقت علی خان کا قتل، 50 کی دہائی میں سیاسی افراتفری جس کے نتیجے میں صرف 5 برسوں میں 6 پاکستانی وزرائے اعظم کو تبدیل ہونا پڑا اور بالآخر ملک میں فوجی حکمرانی کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو کسی نہ کسی صورت میں 2007 تک جاری رہا۔ سیاسی افراتفری مارشاء اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی اور مارشاء اللہ سیاسی افراتفری کی وجہ سے پیدا ہوا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں۔ یہ انڈے اور مرغی کی بحث ہے۔ مارشاء اللہ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ ہم ان کے مفادات کو بچانے کے لیے یہاں پہ حکومتیں بدلتی نہیں اور ماشاء اللہ لڑتے رہے۔ پاکستان میں جو مرکزی قیادت تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں تھی، وہ ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ شروع ہو گیا۔ دیکھیے اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو 2-3 ادارے مضبوط تھے، اس میں ایک ملٹری بھی مضبوط تھی نیچرلی، تو انفلوئنس زیادہ ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا رہا، جس کی وجہ سے پولیٹیکل جو ادارے تھے وہ مضبوط نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ماشاء اللہ بار بار رہے ہیں۔ یہی سیاسی افراتفری بالآخر پاکستان کو مہنگی پڑی جب ذاتی مفادات ملکی مفادات پر حاوی ہو گئے اور انا کی جنگ نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ 24 برس کی ایک نوجوان قوم کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی تھی جس نے خود اس ملک کی بنیادوں کو سینچنے کے لیے اپنا لہو دیا تھا۔ پاکستان کا مستقبل مخدوش نظر آنے لگا اور 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا دھندلاتا ہوا محسوس ہوا۔ کہ پاکستان تو الگ ہوا ہے بھارت کی مداخلت کی وجہ سے۔ اگر بھارتی مداخلت نہ ہوتی اور بھارت کی فوجیں جو ہیں وہ پلٹن میدان میں کامیاب نہ ہوتی تو بنگلہ دیش کبھی نہ بن سکتا۔ بنگالیوں کے ہاں جو محرومیت کی جو شکایتیں بڑھتی جا رہی تھی زبان کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، اقتصادی طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے نیچے دب گئے ہیں، اس کا یہاں پہ وہ احساس ہی نہیں کیا جا سکا۔ اور آف کورس جو ہے مارشاء اللہ کا یہاں پہ رہنا ایک اس کی بہت بڑی وجہ تھی۔ شاید ہم ایک کنفیڈریشن میں پاکستان کو اور مشرقی پاکستان کو رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی عملی طور کے اوپر ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پاکستان ایک آئینی ریاست نہیں بن سکا تھا شروع سے، آئین بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، پولیٹیکل سسٹم ٹوٹتا رہا، چلتا رہا، اور آپ خود دیکھیے کتنی بٹر ہسٹری ہے کہ 6 مہینے کے اندر بھی حکومتیں بدلی ہیں۔ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی، افغان جنگ، 90 کی سیاسی افراتفری، کرپشن، اقربا پروری، اداروں میں تصادم اور بالآخر 9/11 کا حملہ، یہ وہ بحران رہے
जिन्होंने सन 71 के बाद से मुसलसल पाकिस्तानी कौम को घेरे रखा, जिसके नतीजे में ये तासुर आम होने लगा कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम के उसूलों पर कायम होने वाले पाकिस्तान में अभी तक कौम का कोई वजूद नहीं, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ गिरोह बसते हैं जो किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं और मुख्तलिफ हवालों से कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दो कौमी नजरिया दफन हुआ है या नहीं, रियासत मौजूद है, रियासत एक बहुत बड़ा नजरिया है और इसी नजरिए की बका सबकी बका है। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, आज उसी पाकिस्तान में लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया ताकि मुसलमान आजादी के साथ अपने दीन पर अमल पैरा हो सकें और इसमें किसी किस्म की रुकावट पेश ना आए, लेकिन मुल्क में फिरकावारियत के मसाइल ने जन्म लेना शुरू किया और मुसलमान ही आपस में दस्तो गिरेबां दिखाई देने लगे। एक मखसूस तबका मुकम्मल शरीयत के निफाज का हामी नजर आया, जबकि दूसरा तबका एक ऐसी इस्लामी रियासत के हक में दिखाई दिया जिसमें दीन और दुनिया को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। इसके नतीजे में मुल्क में एक बहस खत्म नहीं होती जिसने बतौर पाकिस्तानी हमारी शनाख्त को धुंधला रखा है और मुल्क में मजहबी इंतशार और जुनूनियत को हवा दे रखी है। वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मकसद पूरा हुआ? जो खवास हैं उनकी दौलत में, उनकी सरवत में, उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ है और दूसरी जानब को जब ग्राफ बनाते हैं तो अवाम जो मुल्क बनने के वक्त उनकी हालत थी, कुछ ना कुछ आसूदगी थी, बावजूद हम कुछ नहीं थे। उनका ग्राफ आप देखें तो उनका ग्राफ नीचे चला जा रहा है। नाकामियां और कमजोरियां ही पाकिस्तान का खासा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कौम में वो सलाहियत, अहलियत और खासियत मौजूद है जो किसी भी मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने में लाजमी करार पाती है। ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसको जब भी अच्छा सिस्टम मिला तो इसने तमाम दुनिया में अपना लोहा मनवाया। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों की तालीम, साइंस और बिजनेस में तरक्की सबके सामने है। तो क्या अगर पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो जाए तो मुल्क में तरक्की की राहें खुल जाएंगी? लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम खराब होता है या लोग किसी भी सिस्टम को खराब कर देते हैं। हमारा मसला यह है क्योंकि हमारा कोई सिस्टम जो है वो हम उस पर यकसू नहीं रहे, उसको बार बार ब्रेक किया गया, इसलिए उन खराबियों को दूर करने का जो हमारा अज़्म है वो मुतासर होता है बाद औक़ात। बात तो है कि सिस्टम तो जाहिर आप कोई भी बना लें, नीयत है असल तो लोगों को चलाने वालों की अहलियत और नीयत, ये दोनों चीज़ें हैं। सिर्फ नीयत भी काफ़ी नहीं है, अहलियत ना हो तो अच्छी नीयत भी कुछ नहीं हो कर सकती। देखिए, लोगों ने करप्ट किया है इस सिस्टम को। सिस्टम बेहतरीन आइन आपके पास मौजूद है, बेहतरीन कवानीन आपके पास मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि सिस्टम ने उसको ख़राब किया है। पाकिस्तान जब 1947 में कायम हुआ तब पाकिस्तान के हालात नागुफ्ता-बे और गैर यकीनी थे, लेकिन ये पूरी कौम की शबाना रोज मेहनत थी जिसने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आई तो कौम यकजा होकर खड़ी हो गई। इसकी मिसाल 1965 की जंग और 1998 में एटमी धमाकों के बाद की सूरत हाल थी। लेकिन जब इस कौम में इंतशार फैला तो 1971 जैसा सानिहा और तालिबान जैसे गैर रियासती अनासिर के इफरीत ने मुल्क की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौम के इस मिजाज और मसाइल की जिम्मेदारी लीडरशिप पर भी आयद होती है जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर थी। लेकिन क्या मुल्की मसाइल की ज्यादा जिम्मेदारी सिविल हुकूमतों पर आयद होती है या फौजी क़यादत पर? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुआशी, सनती और ज़रई तरक्की फील्ड मार्शल अयूब खान के फौजी दौर में हुई। उनके दौर में तरक्की भी हुई है, कुछ हालात, आलमी हालात भी ऐसे पैदा हुए कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को उस जमाने में सपोर्ट बहुत मिली। मेरा ख्याल है ये जो बहस रहती है हमारे यहाँ के आया मिलिट्री गवर्नमेंट अच्छी है या सिविलियन गवर्नमेंट अच्छी है, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ब्लेम, इल्ज़ाम जो है वो मिलिट्री हुकूमतों को ही दिया जाएगा क्योंकि इक़्तिदार में ज़्यादा अरसा वो रही हैं। अब जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ पे लिटरेसी रेट 22 या 23% था, अब 50% के करीब है। सो तरक्की भी हमने की है और दोनों फौजियों ने और सिविल हुकूमतों ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी की हैं। अब पाकिस्तान में जमहूरियत का आगाज हो चुका है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात
सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक मुंतखब हुकूमत ने दूसरी मुंतखब हुकूमत को इख्तिदार मुंतकिल किया है, इख्तियारात मुंतकिल किए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि जमहूरियत का ये नया सफर एक नए रोशन पाकिस्तान की नवीद सुनाएगा। क्या वाकई जमहूरियत का ये सफर एक नए पाकिस्तान की नवीद है? पाकिस्तान में अभी तक किसी न किसी हद तक जागीरदाराना निजाम कायम है, जिसको सरमायादार मईशत ने भरपूर कंधा दिया। लेकिन इसके बावजूद मुल्क का मुतवस्सित तबका पढ़ने लिखने के बाद पाकिस्तान में मुसलसल एक अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ अहम प्रोफेशनल्स के बाद ये मुतवस्सित तबका सियासी मैदान में भी अपनी जगह बनाने में मशगूल नजर आता है, और ऐसा होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है। बिला शुबा हमारा मुल्क मसाइल से दो चार है, लेकिन मसाइल कहाँ नहीं होते। लड़ाइयाँ, झगड़े, नफाक और करप्शन के मसाइल भी दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। मगर याद रखो, ये आगे बढ़ने का जज्बा और यकीन मोहकम होता है, जो बड़े से बड़े मसाइल हल करने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान ने अभी जो शो किया है इतना बड़ा रिजॉल्व कि टेररिज्म के खिलाफ, और आपने देखा है कि किस कामयाबी से पाकिस्तान टेररिज्म का मुकाबला कर रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस लड़ाई में, इन मामलात में, और पाकिस्तान के इदारे अपने भी मजबूत हैं। सो मुझे तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। पाकिस्तान के क़याम को जहां एक मौजज़ा करार दिया जाता है, तो वहां इस यकीन का इजहार भी किया जाता है कि ये मुल्क ता क़यामत कायम रहेगा। ये जज्बा और ईमान सर आंखों पर, लेकिन अमल की बजाय सिर्फ यकीन करके बैठ जाना यकीनन फिरासत के दायरे में नहीं आता। जरखेज ज़मीन और जरखेज दिमाग पर मुश्तमिल हमारी कौम और सरजमीन हर उस नेमत से माला माल है जिसका हम सोच सकते हैं। गुज़श्ता बरसों में ये मुल्क हमें बहुत कुछ दे चुका है। अब वक्त है कि हम भी अपने मुल्क को कुछ दें, और पाकिस्तान को अगर हम पहला तोहफा अच्छी नीयत और हुब्बुल वतनी का दें, तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी दुनिया के अजीम मुल्कों की फहरिस्त में अपनी जगह बना सकता है। चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। अगर आज हमारी नई नस्ल पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करती, तो इसमें कसूर हमारा है कि हम उनको समझा ही नहीं सके। इस मुल्क की अहमियत क्या है? अपना मुल्क न हो तो जिंदगी कैसे गुजरती है? हमें अपने बच्चों को बताना होगा, ताकि वो आने वाली नस्ल को पाकिस्तान से मोहब्बत सिखा सके। हम तो सिर्फ उन्वान थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे उन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा